अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश प्रिज्म। आज का जो हमारा लेक्चर है वो पाकिस्तान लिटरेचर में मोस्ट फेमस नावल द मर्डर ऑफ अजीज़ खान बाय जुल्फ़िकार घोष को डिस्कस करने वाले हैं। अपनी प्रीवियस वीडियो में हम इस नावल के राइटर्स, इंट्रोडक्शन, इसकी टाइटल, सिग्निफिकेंट और इसके जो मेजर कैरेक्टर्स थे उसको डिस्कस कर चुके हैं। तो अपनी आज की वीडियो में हम इस नावल की समरी, इसके थीम्स और इसके जो सिंबल्स हैं उसको डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। नावल की समरी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बता देती हूँ। 1967 में ये नावल जो है वो पब्लिश हुआ था। तब पाकिस्तान में मार्शल लॉ का टाइम पीरियड चल रहा था। तो मार्शल लॉ जब चल रहा था तब पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, इनकी रैपिड ग्रोथ हो रही थी। और जब इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू होती है तो आपको पता है वहाँ पे फिर दो क्लासेस बन जाती हैं। एक क्लासेस कौन सी है? जो इंडस्ट्रीज़ के ओनर होते हैं वो, यानी कि जो रिच फैमिली से बिलोंग कर रहे होते हैं। और सेकंड क्लास वो लोग होते हैं जो वहाँ पे काम कर रहे होते हैं, वहाँ पे दिन रात बेचारे काम करते हैं और उनको फिर थोड़े से पैसे मिलते हैं उसके बदले में। तो दो क्लासेस बन जाती है, रिच फैमिलीज़ वाले यानी कि अपर क्लास, और दूसरी हमारे पास क्लास आती है लोअर क्लास। तो इसको हम इस नावल में डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट हमारे पास इकोनॉमिक चेंज। मार्शल लॉ जब लगा था उसमें इकोनॉमिक चेंज आया था, सोशल इम्प्लीकेशंस हुई थी, तो वो इस नावल में दिखाया गया है। अब देखें, पार्टीशन से पहले क्या था कि जो ब्रिटिश इंडिया था उसमें दो तरह के लोग रहते थे। एक जो थे वो कॉलोनाइज़र थे और जो दूसरी क्लास थी वो थी कॉलोनाइज्ड पीपल। यानी कि कॉलोनाइज़र कौन थे? जो खुद को मास्टर समझते थे, और जो कॉलोनाइज्ड जो थे जिनके ऊपर कॉलोनीज बनाई गई थी, यानी कि उनको वो अंडर प्रेशर रखते थे, उनको बहुत ज़्यादा सप्रेस किया जाता था। अब पाकिस्तान बन गया, इंडिपेंडेंस हासिल कर ली गई। अब हम इंडिपेंडेंट तो हो चुके थे, लेकिन उसके बाद भी जो हमारे जहन थे वो इन चीज़ों से आज़ाद नहीं हो सके थे। पाकिस्तान बनने के बाद भी पाकिस्तान में दो तरह के लोग रहने लगे थे। जो रिच फैमिलीज़ वाले थे, जिनको बोर्जुआ क्लास कहा जाता है, वो खुद को ओनर समझते थे, वो खुद को मास्टर समझते थे। और जो लोअर क्लास से बिलोंग करते थे उनसे बहुत ज़्यादा काम लेते थे, उनको सप्रेस करते थे, इनजस्टिस बहुत ज़्यादा था। तो ये हमारे पास इस नावल का कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, इसको हम इस नावल में भी डिस्कस करेंगे कि जो कैपिटलिज्म था और जो पावर थी उसको अनचेक तरीके से यूज़ किया जा रहा था। जिसके पास आर्मी या जिसके रिलेटिव्स आर्मी में थे, पुलिस में थे, जिनके पास पावर थी, वो ही अपनी ताकत जो है वो यूज़ कर सकते थे और दूसरे लोगों को सप्रेस करते थे। और जिनके बेचारे जिनका कोई कनेक्शन नहीं होता था किसी पावर वाले पर्सन के साथ, पुलिस के साथ, किसी आर्मी के साथ, तो वो क्या होते थे, वो सप्रेस होते रहते थे। स्टार्ट करते हैं इस नावल की समरी। ये जो नावल है इसके 4 हमारे पास चैप्टर हैं। जो सबसे पहला चैप्टर है उसका नाम है आर्गूमेंट। अब फर्स्ट चैप्टर में दिखाया गया है कि शाह फैमिली जो है वो ब्रिटिश इंडिया से आई है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में यहाँ पे राइटर ने एक फिक्शनस गांव जो है वो सेट किया है, उसका नाम रखा गया है कलापुर। अब कलापुर जो है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा गांव है, इसमें बहुत ज़्यादा सब्ज़ी है, हरियाली है, उसके अलावा कॉटन फील्ड्स बहुत ज़्यादा है। तो जब शाह फैमिली यहाँ पे आती है तो वो यहाँ पर आके क्या देखते हैं कि यहाँ पे जो कॉटन है वो बहुत ज़्यादा अच्छी बिक रही है, तो वो कहीं से 5 लाख अरेंज करते हैं और कॉटन की जो फील्ड्स हैं उनको ख़रीद लेते हैं। बाद में वही कॉटन जो उस फील्ड से आ रही थी उसको 10% ज़्यादा प्रॉफिट के साथ बेचना शुरू कर देते हैं। जब ये ऐसा करते हैं तो इनको बहुत ज़्यादा मुनाफा होता है। तो ये क्या करते हैं, अब इनका लालच और ज़्यादा बढ़ जाता है। अब इसकी वजह से ये 2 फैक्ट्रीज़ और लगा लेते हैं। अब 2 फैक्ट्रीज़ तो यहाँ पे ये लगा लेते हैं, लेकिन इनके लिए एक प्रॉब्लम क्या बन जाती है, 70 एकड़्स लैंड। और वो जो लैंड थी वो किसकी थी? वो अजीज़ खान की थी। इनकी फैक्ट्रीज़ के साथ ही ये लैंड थी और वो चाहते थे कि ये अपनी फैक्ट्रीज़ को और ज़्यादा एक्सपेंड कर दें, लेकिन जो अजीज़ खान है वो अपनी ज़मीन इनको बेचने से मना कर देता है। तो यहाँ पे ये चैप्टर जो आर्ग्यूमेंट है वो ख़त्म हो जाता है और नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास स्टार्ट होता है, जहाँ पे इस चैप्टर का नाम है आफाक। अब इस चैप्टर में दिखाया गया है कि जो आफाक है ये इस फैमिली का तीसरा बेटा है। इस फैमिली के 3 बेटे हैं, अकरम, अयूब और आफाक। जो आफाक है वो बहुत ज़्यादा इमोरल, बहुत ही ज़्यादा करप्ट इंसान है। इसका जो करैक्टर है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब दिखाया गया है। वो अक्सर अपना जो टाइम है वो लड़कियों के साथ स्पेंड करता है और इन्हीं अफेयर्स के चक्कर में पड़ा रहता है।
तो जो इसके भाई हैं वो अक्सर इसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ भी करते हैं, इसको इस वजह से बहुत ज़्यादा मार भी पड़ती है अपने भाइयों से। तो एक दिन जो अयूब है वो आफाक को कहता है कि तुम ऐसा करो, तुम ना अज़ीज़ खान को ख़राब करना शुरू कर दो, यानी कि उसके घर को ख़राब करना शुरू कर दो। अब अज़ीज़ खान जो है इसके दो बेटे हैं। अब इसके जो दो बेटे हैं वो भी अज़ीज़ खान की तरह बहुत ही ज़्यादा सिंपल, इन सेंस ऑफ स्टूपिड आप कह लें कि जो बात कहें वो उसके पीछे लग जाते हैं। अब आफाक और उसका जो भाई है अयूब, वहाँ जब ये उसका भाई उसको क्रिटिसाइज़ कर रहा होता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा इमोरल हो, तुम बहुत ज़्यादा करप्ट हो, तुम बहुत ज़्यादा अल्कोहल पीते हो, अपनी फैमिली का नाम बदनाम कर रहे हो, तो वो क्या होता है, दोनों अग्रेसिव हो जाते हैं, उन दोनों की बहुत ज़्यादा लड़ाई हो जाती है और आफाक जो है गुस्से में आकर अपने घर से निकल जाता है। अब जब ये अपने घर से निकलता है तो रास्ते में इसकी टक्कर होती है अज़ीज़ खान के बेटों के साथ। अब वहाँ पे अज़ीज़ खान के बेटों के साथ मिलता है और अज़ीज़ खान के जो बेटे हैं वो बहुत ज़्यादा स्टूपिड हैं। वो आफाक को ये बता देते हैं कि वो अपने वेंडर के पास जा रहे हैं जिसका नाम मोहम्मद हुसैन है। अब वो कहते हैं कि हम वहाँ जा रहे हैं क्योंकि हमने उसको अपनी कॉटन की जो फील्ड में जो हमारी कॉटन थी वो हमने उसको बेची है, तो हम उसके पैसे लेने जा रहे हैं। अब आफाक जब ये सुनता है तो उसके माइंड में एक प्लान आता है। वो कहता है क्यों ना मैं वो जो मोहम्मद हुसैन यानी कि जो ब्रोकर है, जो वेंडर है, मैं उसको मैनिपुलेट कर दूं। अगर वो उनको इनके पैसे ही ना दे तो फिर क्या होगा। फिर वो अपने घर वापस आता है, अपने भाइयों को इस प्लान के बारे में बताता है, तो उसके भाई भी कहते हैं ठीक है हम इसको करेंगे। अब वो क्या करते हैं, मोहम्मद हुसैन को कहते हैं कि हम तुम्हें बहुत ज़्यादा पैसे देंगे, तुम उनको पैसे देने से मना कर दो। अब जब उसके बेटे जो हैं अज़ीज़ खान के, वो दोबारा मोहम्मद हुसैन के पास आते हैं उसके पैसे लेने, तो जो मोहम्मद हुसैन है ये फेक स्टोरी सुनाना शुरू कर देता है। ये कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा बीमार हूँ, बहुत ज़्यादा जो मेरे पैसे हैं वो नुकसान में चला गया है, मेरा माल जो है वो अच्छी तरह बिक नहीं रहा क्योंकि मेरी सेहत बहुत ज़्यादा ख़राब है और दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, तो मेरे पास देने के लिए पैसे नहीं हैं। अब यहाँ पे जो अज़ीज़ खान का बेटा था रफ़ीक, उसको बहुत ज़्यादा उसके ऊपर तरस आ जाता है। अब वो जो मोहम्मद हुसैन है वो खुद भी पैसे नहीं देता, उल्टा रफ़ीक जो है वो खुद से पैसे उसको देकर आता है मोहम्मद हुसैन को कि तुम अपना इलाज कराओ, हम नेक्स्ट टाइम तुमसे आकर पैसे ले लेंगे। अब फिर क्या होता है कि जो रफ़ीक है वो पैसे देकर वापस आ जाता है। अब जो आफाक है वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप कर लेता है जवेद और रफ़ीक के साथ, लेकिन रफ़ीक जो है वो बहुत ज़्यादा आफाक के पीछे पड़ जाता है क्योंकि जो आफाक है वो बहुत ज़्यादा नाइट स्पेंड करता है बाहर, वो प्रोस्टिट्यूशंस के पास जाता है, अल्कोहल पीता है। तो जो रफ़ीक है उसको भी इसकी लत पड़ जाती है, तो वो भी उसके साथ घूमता फिरता रहता है। तो एक दिन आफाक क्या करता है, उसके जो बेटा है रफ़ीक उसको पैसे देता है और जाकर कहता है कि ये तुम अपने बाप को पैसे दे दो और उनसे कहना कि ये मोहम्मद हुसैन ने दिए हैं। अब वो अपने बाप को जाकर पैसे दे देता है और उनको लगता है कि जो मोहम्मद हुसैन जो उनका वेंडर है उन्होंने पैसे दे दिए हैं और वो उनको रख लेते हैं। अब वो घर आ जाता है अपने, जब वो घर आता है आफाक तो वो बहुत ज़्यादा अल्कोहल पी के आया होता है। अयूब जो है वो फिर अग्रेसिव हो जाता है। अब अयूब और जो आफाक है उसकी बहुत ज़्यादा फिर लड़ाई होती है घर में। तो जो आफाक है वो गुस्से में आकर फिर घर से निकल जाता है। जब वो घर से निकलता है तो वो रफ़ीक को ढूंढने चला जाता है। रास्ते में वो अज़ीज़ खान के जो खेत है वहाँ से गुजर रहा होता है, वो बहुत ज़्यादा नशे की हालत में होता है। वहाँ पे एक 13 साल की जो बच्ची है जिसका नाम जमीला बानो है, वो वहाँ पे काम कर रही होती है। तो जो आफाक है वो उसका रेप कर देता है। अब जब ये सब कुछ हो रहा था तो वहाँ पे जो रफ़ीक है ये सब कुछ देख रहा होता है। तो क्या होता है, पूरे गांव में ये खबर फैल जाती है कि जो अज़ीज़ खान की फील्ड है वहाँ पे एक बच्ची का रेप हुआ है, उसका मर्डर कर दिया गया और ये सब कुछ करने वाला कौन है, रफ़ीक है। अब रफ़ीक का नाम लग जाता है। आफाक कैसे बच जाता है क्योंकि वो रिच फैमिली से बिलोंग करता है, तो सारा जो मामला है वो रफ़ीक पर पड़ जाता है। इसके ऊपर पुलिस केस भी होता है, ट्रायल्स में इसको लेके जाया जाता है। एंड पे क्या होता है कि इसको फांसी की सज़ा सुना दी जाती है और बाद में इसको फांसी हो भी जाती है। और फिर दिखाया जाता है कि जो आफाक के भाई हैं वो आफाक को इंग्लैंड में भेज देते हैं और वहाँ पर जाके वो बहुत ही अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा है, यानी कि वहाँ पे फिर वो लड़कियों के साथ अपना टाइम स्पेंड कर रहा है। अब फिर हमारा थर्ड चैप्टर स्टार्ट होता है, उस चैप्टर का नाम है जवेद। अब उसके जो रफ़ीक है उसको फांसी के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट चैप्टर जब स्टार्ट हो रहा है तो वहाँ पे दिखाया जाता है जो ज़किया है यानी कि अज़ीज़ खान की जो वाइफ है, उसका जो किडनी है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है और उसका बाद में किडनी ट्रांसप्लांट भी कराया जाता है। किडनी ट्रांसप्लांट के बाद जब वो घर आती है तो वो देखती है कि जो अज़ीज़ खान है वो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा डाउन होता जा रहा है, उसके पास पैसे नहीं हैं। तो फिर वो उसको कहती है अपने बेटे को
जो उसका सेकंड सन यानी कि जावेद है उसको कहती है कि जाओ तुम वेंडर जो है यानी कि जो मोहम्मद हुसैन है इसके पास जाओ, क्योंकि पिछले जो चैप्टर है उसमें मैंने आपको बताया था कि वो पैसे लेने जाते हैं तो जो मोहम्मद हुसैन है वो फेक स्टोरी सुनाना शुरू कर देता है कि मैं बीमार हूँ, वो पैसे नहीं देता। तो जो ज़किया है वो उसको कहती है कि उसके पास जाओ और अपने पैसे लेकर आओ। अब जो जावेद है उसकी जब भाई की डेथ हुई है, उसको फांसी की सज़ा हुई थी, तो उसका दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ होता है। वो जब वहाँ पे जाता है उसको कुछ याद ही नहीं होता, वो वहाँ पे जाके बस मिन्नतें करने लग जाता है कि मुझे पैसे दे दो, मुझे पैसे दे दो, और उसको ये याद ही नहीं होता कि जो मोहम्मद हुसैन है उसने उनको रकम अदा की ही नहीं है जो पिछली उन्होंने फसल उसको दी थी। तो वहाँ पे वो कहता है कि तुम मुझे लोन दे दो। मोहम्मद हुसैन इस बात का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाता है। वो कहता है ठीक है मैं तुम्हें लोन दे दूँगा, लेकिन एक शर्त पर, अगर तुम मुझे टाइम पे लोन वापस नहीं कर पाए तो जो तुम्हारी ज़मीन यानी कि वो जो 70 एकड़ है वो मेरे हो जाएंगे। तो जावेद वहाँ पे मान जाता है और फिर घर वापस आ जाता है। बाद में दिखाया जाता है कि वो उनके पैसे वापस नहीं कर पाते और जो ज़मीन है वो मोहम्मद हुसैन के पास चली जाती है, और मोहम्मद हुसैन जो है वो ज़मीन को फिर शाह ब्रदर्स के हाथों बेच देता है और उनसे पैसे ले लेता है। इसके बाद इस चैप्टर में दिखाया गया है कि जो रज़िया है वो इंग्लैंड चली जाती है। अब ये रज़िया कौन है? ये अयूब की बीवी है और इसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं अपने ही देवर के साथ यानी कि आफाक के साथ। वहाँ पे वो जाती है, वो जाके देखती है कि वो बहुत ही अच्छी ज़िंदगी यानी कि बहुत ही लग्जूरियस लाइफ गुजार रहा है। तो वहाँ पे वो जाके कहती है कि तुम मुझे वहाँ पे छोड़ आए थे। फिर यहाँ पे इस सीन में ये भी दिखाया गया है कि कैसे जो रिच फैमिलीज़ हैं उनके अपने ही घर में कैसे अफेयर्स होते हैं और वो कैसे अपनी फैमिली को बचाने के लिए बहुत बड़े कदम भी उठा लेते हैं। उसके बाद जो अकरम है वो बांग्लादेश गया होता है, वो वापस आता है और आके अयूब को कहता है कि तुम अब बांग्लादेश जाओ, क्योंकि हम अपनी और ज़्यादा मिल्स जो हैं लगाएंगे, अपनी फैक्ट्रीज़ अपने बिज़नेस को और ज़्यादा एक्सपेंड करने वाले हैं। लेकिन जो अयूब है वो बांग्लादेश नहीं जाना चाहता, तो इन दोनों भाइयों की लड़ाई होती है। अब जब मैंने आपको करैक्टर लिस्ट बताई थी ना, वहाँ पे मैंने आपको एक करैक्टर बताया था जिसका नाम जरीना था। वो उनके घर में ही रहती है और काम करती रहती है, वो एक छोटी बच्ची है। तो यहाँ पे ये जो थर्ड वाला चैप्टर है इसके एंड पे जो इसका भाई अयूब है वो इस सीक्रेट को लीक कर देता है कि जो जरीना है वो अकरम शाह की इलेजिटिमेट डॉटर है। तो यहाँ पे ये सीक्रेट जो है वो खोल देता है। यहाँ पे ये वाला चैप्टर स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर यानी कि जो लास्ट वाला चैप्टर है उसका नाम अज़ीज़ खान है। अब अज़ीज़ खान की वाइफ है, उसकी डेथ हो जाती है इसी अपने दोनों बेटों की गम की वजह से। क्योंकि थर्ड चैप्टर में ना जो जब उसका बेटा जावेद जब वापस आ रहा होता है ना, जब वो ये कर आता है उनसे माहदा करके आता है कि तुम मुझे एक लोन दे दो, उसके बदले में मैं तुम्हें 70 एकड़ जो है अगर मैं तुम्हें ना चुका पाया तो वो 70 एकड़ तुम्हें दे दूंगा। जब वो वापस आ रहा होता है तो उसके साथ रॉबरी हो जाती है और जो डाकू है वो उसको छुरी के साथ उसका कत्ल कर जाते हैं, तो उसका भी कत्ल हो जाता है। अब ऐसे जो अज़ीज़ खान के दोनों बेटे हैं उसकी डेथ हो जाती है, तो इसकी वजह से जो उसकी वाइफ है वो भी पागल हो जाती है और इसकी भी डेथ हो जाती है। और जो अज़ीज़ खान है वो लोन नहीं दे पाता, तो उसकी जो ज़मीन है वो ऑटोमेटिकली मोहम्मद हुसैन के पास चली जाती है। अब सब कुछ क्या हो गया है, ख़राब हो चुका है। अब अज़ीज़ खान जो है वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है। अब अज़ीज़ खान सोचता है कि मैं लाहौर जाऊंगा, क्योंकि लाहौर में इसका एक कज़न रहता है शाहिद। तो वह कहता है शायद अगर मैं उसके पास जाऊँ तो वहाँ पर मैं पुलिस केस करूँगा तो पुलिस मेरी हेल्प करेगी। जब वो पुलिस के पास जाता है, पुलिस को पता चलता है कि वो शाह ब्रदर्स जो हैं उन्होंने इसकी ज़मीन खरीदी है, तो इसकी हेल्प करने की बजाय शाह ब्रदर से पैसे ले लेते हैं और जो सारा मामला है वो इसके ही ऊपर डाल देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सीन है उसमें दिखाया गया है कि जो अज़ीज़ खान है वो वापस कालापुर आ जाता है और जब आकर देखता है कि उसकी जो फील्ड है उसमें अगर जो शाह ब्रदर्स हैं उनकी जो मशीनरी है वो काम कर रही है कि अब वो इस जो सारी ज़मीन है इसको इंडस्ट्रीज में चेंज करने वाले हैं, तो वो और भी ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है। और अब वो सोच रहा होता है अपने माइंड में कि अब वो जाके कहीं खुदकुशी कर लेगा। यहाँ पे खुदकुशी दिखाई नहीं गई, लेकिन ये वो सोच रहा है कि अब वो बिल्कुल यानी कि हर चीज़ से वो तंग आ चुका है, वो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में है, अब वो बिल्कुल ही मौत के करीब खड़ा है। तो वो क्या कर रहा है कि वो चाहता है कि अब वो जाके सुसाइड अटैम्प्ट कर ले। तो यहाँ पे जो ये हमारा नावल है वो ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे दिखाया गया है कि एक ऑनेस्टी की कैसे डेथ हो जाती है, कैसे करप्शन और जो ग्रीडी सोसाइटी है वो एक इंसान को मजबूर कर देती है कि तुम सुसाइड कर लो। नेक्स्ट हमारे पास इस नावल की जो थीम्स हैं वो सबसे पहले हमारे पास इस नावल का जो थीम है वो है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी।
ट्रेडिशन हमारे पास क्या है कि वो अपनी लैंड से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, उसको बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, वो उसको बेचना नहीं चाहता। ये ट्रेडिशन है, जो लैंड ओनर्स होते हैं उनको अपनी ज़मीन के साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत होती है, क्योंकि उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी जो है वो वहाँ पे गुजारी होती है। और मॉडर्निटी क्या है कि वो जो शाह ब्रदर्स हैं उसको ख़रीद कर उसको इंडस्ट्रीज़ में चेंज करना चाहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास थीम आता है करप्शन का, ग्रीड का, पावर अब्यूज़ का, कि कैसे वो अपनी पावर को यूज़ कर रहे हैं, अपनी मनी को यूज़ कर रहे हैं, अपने जो रिलेशंस हैं, पावर्स जो जिनके पास जिनके पावर है उनके साथ इनके रिलेशंस है, जैसे आर्मी है, पुलिस है, तो वो कैसे उनको यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि माशाल्लाह में जिसका आर्मी के साथ कोई रिलेशन था या पुलिस के साथ रिलेशन होता था वो बहुत ज़्यादा पावर में आ जाता था। उसके बाद इनजस्टिस दिखाया गया है कि पोस्ट कॉलोनियल इरा जो था पाकिस्तान में उसमें कितना ज़्यादा इनजस्टिस था। जैसे कि जब उसका जमीला बानो का रेप होता है तो जो रेप करने वाला है वो बच जाता है और किसी और को सज़ा मिल जाती है और उसकी फिर डेथ भी हो जाती है। मॉरल डिके एंड लॉस ऑफ ह्यूमैनिटी को दिखाया गया है कि जो शाह ब्रदर्स हैं वो 70 एकड़ जो ज़मीन है उसके लिए किस हद तक चले जाते हैं। इसके अलावा जो उसकी जो अयूब की बीवी रज़िया है वो अपने ही देवर के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चला रही है और इसको इस बात का पछतावा भी नहीं है कि वो क्या कर रही है। नेक्स्ट हमारे पास है रेजिस्टेंस ऑफ द पुअर अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। जैसे अजीज़ खान है वो ये ठान लेता है कि मैं अपनी ज़मीन कभी नहीं बेचूंगा, तो ये यहाँ पे शो करा जा रहा है रेजिस्टेंस को। जो पुअर क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं वो रेजिस्ट तो करते थे लेकिन फिर भी उनका कोई पुरसाने हाल नहीं था। नेक्स्ट हमारे पास इस नॉवल के सिंबल्स हैं। सबसे पहले हमारा सिंबल अजीज़ खान है। अब अजीज़ खान क्या यहाँ पे सिंबलाइज़ कर रहा है, वो डिग्निटी को सिंबलाइज़ कर रहा है, जो मॉरल ऑर्डर है उसको सिंबलाइज़ कर रहा है, इंटेग्रिटी को सिंबलाइज़ कर रहा है कि वो रेजिस्टेंस बन जाता है। वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा, बहुत ही ज़्यादा सिंपल इंसान है लेकिन एंड पे उसका बहुत बुरा हाल होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो इसकी ज़मीन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, वो आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट कर रही है। कि जो अजीज़ खान है वो कहता है कि यही मेरी शनाख्त है, यही मेरा प्राइड है, तो मैं इसको नहीं सेल करूँगा। उसके बाद हमारे पास थीम है बिजनेसमैन का। अब बिजनेसमैन जो है यानी कि जो शाह ब्रदर्स है यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, करप्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जो कैपिटलिस्ट इलीट क्लास है उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि कैसे जो इलीट क्लास है वो सप्रेस कर देती है लोअर क्लास को। उसके बाद जो मर्डर है यानी कि जो मर्डर यहाँ पे हुआ नहीं है, वो सुसाइड करने का सोचता है, लेकिन मर्डर यहाँ पे जो सिंबलाइज क्या कर रहा है कि जो लालच है वो जीत गया है किसके ऊपर, अच्छाई के ऊपर। अच्छाई के ऊपर लालच जीत गया है क्योंकि जो अजीज़ खान है उसकी जो सारी फैमिली है वो सब तबाह हो गई है, बर्बाद हो गई है। अब उसके पास कुछ भी नहीं है, ना ही तो उसकी फैमिली बची है, ना ही उसकी ज़मीन बची है और एंड पे वो ये भी सोच लेता है कि वो सुसाइड करने वाला है। आई होप आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।